अब टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी चार्ज के आसपास एक ऐसा फील्ड क्रिएट होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है। ऐसा रीजन क्या कहलाता है? ऐसा रीजन कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बारे में कुछ हमने टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ा था। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस बात को समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हमें पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाए तो आप किसी भी शेप के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा उसके बारे में कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, एंड ऑन मूविंग फॉरवर्ड वी विल बी लर्निंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू वेरियस शेप्स, whether it is a sphere, solid or hollow sphere, or a ring or a disk। हम कई सारे कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है। तो सपोज हमारे पास एक चार्ज Q है और इस Q से R दूरी पर, यहाँ से R सेपरेशन पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो सबसे पहले हमें पता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F डिवाइड बाई Q नॉट, वेर Q नॉट इज टेस्ट चार्ज। तो अपन को क्या करना है कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे चार्ज रख दो, और ये चार्ज कौन सा है? टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो सपोज इस पर फोर्स इधर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? बोलो। क्यू नॉट, ये कैपिटल Q ले लो, क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। अब फोर्स को उसी चार्ज से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल टू कितना? क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाई Q नॉट। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस? E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपको ये याद रखना है कि इफ वी आर आस्क्ड कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q, तो पॉइंट चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर, वेर R इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेर वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोथ द टर्मिनोलॉजीज आर अप्रोक्सीमेटली सेम। तो यहां से R सेपरेशन पे इस पॉइंट P पर अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन R स्क्वायर। इतनी इंटेंसिटी होगी इस जगह पर। एक और बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अभी मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा, डायरेक्शन आपको वैसे भी बता दी थी लास्ट टर्न पे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। और इफ दिस चार्ज वुड बी माइनस तो यहां पे क्या होगा? टूवर्ड्स द चार्ज। ये इतना बात। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म भी सीख सकते हैं। अगर मुझे ये, तो अभी मैंने स्केलर में लिखा है, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का? KQ अपॉन R स्क्वायर। और डायरेक्शन पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर मुझे या किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है तो पॉइंट चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। और डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव और टूवर्ड्स द चार्ज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। एक और बात जो अपने को सीखनी है कि यदि हमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है। हमने पढ़ा था क्या चीज? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन कूलम्ब्स लॉ। तो उसमें क्या बोला था कि अगर हमें किसी पॉइंट पे, किसी चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। इसी तरीके से किसी भी पॉइंट पे यदि हमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं और किसी भी पॉइंट पे अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ point is
द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। क्लियर? तो ई नेट किसी भी जगह पे अगर अपन को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वेक्टर सम। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करो सुपरपोजिशन तब भी बात वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तब भी बात वही है। अब देखो इस बात को समझने के लिए आप ऐसे देखना कि अगर मान लो हमें अलग अलग चार्जेस दिए गए हैं, जैसे सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन करके देखता हूँ कि जैसे मान लो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और जिसका साइड दिया हुआ है कितना a, तो यहाँ पे दिया हुआ है सपोज प्लस q चार्ज और यहाँ पे रखा हुआ है माइनस q चार्ज। दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल and a point charge plus q is kept over here and the another charge minus q is kept at the other corner. Then what will be the net electric field at point P? इस जगह पे net electric field कितना होगा? तो बेसिकली इस प्लस q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्यों? क्योंकि प्लस है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, अवे फ्रॉम द चार्ज। और इस चार्ज को और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा किधर, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्लियर? रेडियली आउटवर्ड्स इस तरीके से कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। डिस्टेंस तो ए दे रखे ना, और इस माइनस क्यू की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज कितना, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन ही तो अलग है क्योंकि लेंथ वेंथ चार्ज वार्ज सब सेम दे रखा है। अच्छा, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस वाले का और इस वाले का वेक्टर सम। अब इस वाले का और इस वाले का वेक्टर सम, तो ये एंगल अगर 60 है तो एंगल कितना हो गया 120। तो क्या लिख दोगे, ई नेट इन दोनों का, दो वेक्टर्स जो एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं, एक दूसरे से 120 एंगल पे हैं, तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। तो अगर इसे भी ई बोल दो तो ये भी ई हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन ही तो अलग है। तो ई नेट बराबर कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस 2 ई स्क्वायर, ई1 ई2 भी ई स्क्वायर हो गया, कोस थीटा की जगह कोस 120, और कोस 120 कितना होता है -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस ई स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट ई स्क्वायर बाहर आएगा, तो ई नेट किसके बराबर हो गया, ई के बराबर। और ई कितना था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन के लिए आप ऐसे सोल्व कर लो, देखो इधर ये और ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका रिजल्टेंट जस्ट दोनों के बीच में ही तो आएगा। तो यहाँ से कितना डिग्री 60 और यहाँ से भी कितना डिग्री 60, और वैल्यू कितनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला लगा के यूज़ कर लिया। अब फॉर्मूला नहीं लगाना सर, हमें तो जनरल सोल्व करना है, तो क्या करो, इधर कितना था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इधर कितना था, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या करूँ, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये 60 है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर साइन 60, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कोस 60 की वैल्यू 1/2। इसका भी एक कंपोनेंट इधर कितना, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये भी 60 है ना, तो कोस 60, तो प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कोस 60 भी कितना 1/2, और एक कंपोनेंट इसका कहाँ जाएगा, नीचे, तो कितना आ गया, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू वही √3/2। तो देखो इससे तो कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट इधर ही तो आया, कितना, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ गया, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर आई, इधर, ऐसे निकाल दो। तो अलोंग द एक्स एक्सिस, और वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली, अगर आपको कई सारे चार्जेस दिए गए हैं, पॉइंट चार्जेस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उन सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वेक्टर सम कर दो। ये बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली होगा आपका
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बच्चों एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इफ वी आर अवेयर अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल बी द इजी टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हमें फोर्स पता चल जाएगा। तो फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू क्यू इंटू ई, वेर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, या इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा भी सवाल में दिया जाए। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिया गया है, यहाँ पे अगेन प्लस क्यू चार्ज दिया गया है। बोला गया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मान लो यहाँ से सेपरेशन कितना है R1, यहाँ से सेपरेशन कितना है R2, यहाँ से सेपरेशन कितना है R3। तो बोला इस जगह पे अगर मुझे प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए तो इस प्लस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो पहले क्या करोगे, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, तीनों की वजह से इस पर फोर्स निकाल लो और उनका वेक्टर सम ले लो। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर तीनों का वेक्टर सम कर लो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आए उसे क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो F इक्वल टू क्यू ई आ जाएगा। दोनों से आंसर सेम आएगा। पहले तो अपन ये तो सवाल कर ही चुके हैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बटा आर थ्री स्क्वायर, तीनों का वेक्टर सम ले लो। वैसे भी कर सकते हो, या इन तीनों की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इस क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी फोर्स निकाल सकते हो। तो फोर्स निकालने के दो तरीके आपको पता चल गए। दो चार्जेस दिए गए हैं तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, एंड इफ वी आर गिवन विद द चार्जेस और बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में निकालो, तब भी आप निकाल सकते हो। तो वी हैव टू methodologies टू कैलकुलेट द फोर्स। द फर्स्ट methodology was the Coulomb force and the second methodology is basically electric field calculations, and electric field calculations enable us to calculate the electric force as well on the given charge। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये बेसिक मेथोडोलॉजी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट चार्ज से अवे, सॉरी पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स। जैसे अगर यहाँ पे बोला जाए कि माइनस का क्यू चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर ये प्लस होता तो अवे, तो अवे फ्रॉम द चार्ज और टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो लगता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे बोला जाए, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज in this direction and if we put a minus q charge then इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इधर। ये अपन उस दिन भी देख चुके हैं। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। कब? व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव, एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव देन द फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन चीज़ों से हमें अवेयर रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और आपको ये याद होनी चाहिए। वी हैव लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस, और पॉइंट चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ये भी अपन ने सीख लिया। क्लियर? फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होती है वो भी मैं बता चुका। अब आपको क्या करना है, देखो अब हम पढ़ते हैं कि अगर अपन को पॉइंट चार्ज ना दिया जाए और बड़े चार्जेस दे दिए जाए, उसे बोला जाता है चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। सपोज यू आर गिवन कि आपको एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर पे चार्ज दे दिया। ठीक है ना? अब स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है। स्फीयर दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकती है क्या? कॉक बॉल, जो कॉक भी बॉल होती है वो क्या होती है? जो सॉलिड होती है, एक तो वो हो सकता है। दूसरा एक होलो स्फीयर हो सकता है। अच्छा, कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है। क्लियर? तो कई सारे के कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल सकते हैं। कोई रिंग हो सकती है, कोई डिस्क हो सकती है, और इन बॉडीज को अगर चार्ज कर दिया जाए तो प्रत्येक चार्ज अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से जो शेप है, अगर इनको चार्ज दे दिया जाए तो चार्ज देने के बाद ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी कैलकुलेशंस भी हमें आनी चाहिए। तो आगे वाला जो पोर्शन है वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे निकाली जाती है अलग अलग शेप्स की, जो हमारे सिलेबस में है, वो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस अपन करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। किसके बारे में? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में अपन पढ़ते हैं। उससे पहले चलो मैं एक और बात बताता हूं तुम्हें, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे भी देख लेते हैं। याद है ना, कूलॉम फोर्स की अपन ने पढ़ी थी, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या? चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अभी मैंने बोला कि ये चार्ज क्यू था, यहाँ से आर सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो देखो कैसे लिखूंगा, ये क्यू चार्ज है, ये आर वेक्टर का काम करेगा, तो यहां से आर वेक्टर इधर, और मैंने पहले भी बोला हुआ तुम्हें कि हमें जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना हो या जिस पॉइंट पे क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पहले अपन ने फोर्स निकाला था कूलम में, अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे, तो जहां पे निकालना है वहां पे हेड रख दो उस वेक्टर का। क्लियर बात? ओके। जब आप ये रखोगे तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर कैप। व्हाट इज आर कैप? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। व्हाट इज आर कैप? आर कैप इज यूनिट वेक्टर along the direction of along the r वेक्टर, यूं लिख दो, यूनिट वेक्टर along the r वेक्टर, r वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो ये डायरेक्शन ही तो बता रहा है। अब आर कैप क्या लिखोगे, आर कैप विल बी आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, और आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, आर के बराबर ले लेते हैं ना, आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो अल्टीमेटली ई वेक्टर क्या हो गया, ई वेक्टर बराबर हो गया कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप की जगह क्या लिख दोगे, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, और आर का मैग्नीट्यूड आर के बराबर ही तो है, तो यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा। यही से यूँ भी लिख सकते हो, के क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब, एक ही बात है ना, ये मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, का क्यूब, और साथ में क्या आ गया, आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ये क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म। दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पे क्यू नोट रख देते, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाल लेते, कितना जाता, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और उसमें क्यू नोट से डिवाइड कर देते, तो क्यू नोट से ऊपर का क्यू नोट कट जाता, बचता तो यही, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अब देखो आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर होगा, अगर हमें इसका पोजीशन और इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया जाए, मान लो आपको दे दिए गए कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वन, हम ये निकालना चाह रहे हैं, हमें अल्टीमेटली क्या पता होना चाहिए, आर वेक्टर पता होना चाहिए ना। तो देखो आर वेक्टर कैसे निकालोगे, आर वेक्टर इन दोनों के बीच का यूँ समझो कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर हमें पोजीशन दे रखी है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, तो इसका वेक्टर क्या लिखोगे, x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, इसका x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के, इसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस, तो व्हाट विल बी द आर वेक्टर, आर वेक्टर विल बी r1 वेक्टर और ये r2 वेक्टर, तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, वेयर r2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना बात को, व्हाट इज r2 वेक्टर, r2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाट इज r1 वेक्टर, r1 वेक्टर ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज। तो r2 वेक्टर तो हो गया पोजीशन जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और r1 क्या हो गया, r1 जहां पे चार्ज रखा हुआ है, उस पॉइंट जहां पे चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज की वजह से हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1, r2 कितना हो जाएगा, x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के, ऐसे ही r1 क्या हो जाएगा, x1 i के y1 j के z1 k के, इसमें से इसको माइनस कर दो, निकाल दे, और इसमें से इसको माइनस करके r का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो ना, क्या आ जाएगा, वो कैलकुलेशंस करके अपन को पता लग जाएगा। तो आप चाहो तो इस आर वेक्टर की जगह r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर भी लिख सकते हो, वो पहला वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, क्लियर। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, व्हाट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास तीन तरीके से होते हैं, जैसे मास डिस्ट्रीब्यूशंस तीन तरीके के संभव हैं, कौन कौन से, सरफेस मास, लीनियर मास और वॉल्यूम मास। तो बेसिकली ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे ही चार्ज अगर मान लो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जिसकी विड्थ वगैरह नेग्लिजिबल है, तो मान लो एक लंबी सी क्या है, एक रॉड है, उसको चार्ज दोगे तो क्या हो गया, लाइन चार्ज, तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो वी हैव थ्री टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। द फर्स्ट वन, या इसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, चार्ज डेंसिटीज। तो हमारे पास तीन तरीके की चार्ज डेंसिटीज आती है।
चार्ज डेंसिटी तीन तरीके की। पहली कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और बेटा इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है किससे? लैम्बडा से। एंड व्हाट इज लैम्बडा? द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसको डिनोट किया जाता है किससे? लैम्बडा से। तो लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई L, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर। तो ये जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या कहलाएगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर। और इसे इसका मतलब क्या होता है? द चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए कि 1 मीटर पे 4 कूलम चार्ज है, 1 मीटर पे 4 कूलम चार्ज है, और बोला गया कि जो चार्ज डेंसिटी वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसी है, बदल नहीं रही। तो एक यूनिफॉर्म रोड है 10 मीटर की, उसकी यूनिट लेंथ पे 4 कूलम है। 10 मीटर की रोड पे यूनिट लेंथ पे 4 कूलम है, तो यूनिट लेंथ पे मतलब 1 मीटर पे 4 कूलम, तो 10 मीटर्स पे 10 × 4 40 कूलम्स। ये कैलकुलेशंस यहाँ से ली जाती है। तो ये होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिल सकता है आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी? तो अ लीनियर रोड, कोई एल लेंथ की रोड दे दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट रोड, तो उस पर जो डेंसिटी होगी कैसी होगी? चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट सेकंड, रिंग, जो रिंग है ना, ये सर्कुलर रिंग, उसकी सरकमफ्रेंस पे जो चार्ज होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? लीनियर, क्योंकि जो सरकमफ्रेंस है उसकी लेंथ कितनी होती है? 2πr। क्लियर? ये हाफ रिंग भी दी जा सकती है, क्वार्टर रिंग भी दी जा सकती है, कोई आर्क भी दिया जा सकता है। तो इन पे, और यहां पे रिंग लिख लो, या फिर एनी सर्कुलर आर्क, उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा? लीनियर। और लीनियर को कैसे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड वन इज सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस मतलब एरिया पे अगर चार्ज दिया जाए तो क्या हो जाएगा? देखो, सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, इसको सिंबॉलिक रूप से सिग्मा से डिनोट किया जाता है, एंड इट इज बेसिकली द चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। और चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब सिग्मा बराबर Q अपॉन A, वेर A इज एरिया, यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। जैसे मास पर यूनिट एरिया, वैसे चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर? ये कहां पे मिल सकता है आपको? ये मिल सकता है आपको जैसे डिस्क वगैरह पे जो उनकी सरफेस है ना, जैसे डिस्क की अगर विड्थ को नेग्लिजिबल माना जाए तो उसमें केवल सरफेस मिलती है, या कोई शीट दे दी जाए, कोई बिल्कुल प्लेन शीट, ट्रायंगुलर शीट, इस तरीके की जो शीट है उनकी केवल सरफेस ही तो होती है। मतलब जो बॉडीज है जिनके एरियाज हैं उन पे। और एक और बात ध्यान रखना, ये अपन बाद में भी पढ़ेंगे डिस्क वगैरह का, और एनी कंडक्टिंग बॉडी, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी दे दी जाए, कंडक्टिंग बॉडी की सरफेस पे ही चार्ज रहता है। अपन बाद में देखेंगे कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज में। तो आप ध्यान रखो, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, भले ही वो सॉलिड बॉडी हो, मतलब उसमें वॉल्यूम भी हो, जैसे एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, लेकिन उसका जो चार्ज रहेगा वो अंदर नहीं रह सकता, वो कहाँ पे रहेगा? सरफेस पे। तो जो भी कंडक्टिंग बॉडीज हैं उनके लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा लेंगे? जो चार्ज डेंसिटी रहेगी वो कैसी लेंगे? इसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो या चार्ज डेंसिटी बोल दो, ध्यान रखना इस बात को। तो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब सिग्मा। क्लियर? एक और बात ध्यान रखना, कभी कभार ये डेंसिटीज वेरिएबल भी दे दी जाती है। जैसे जनरली तो आप क्या आता है कि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब पर यूनिट लेंथ का या पर यूनिट एरिया का चार्ज कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कभी कभार बोला जाए कि 2-2 मीटर पे घट रहा बढ़ रहा है, तो वो फिर आगे के क्वेश्चंस हो जाएंगे, उनमें फिर ये वेरी भी कर सकती है। लेकिन जनरली जो सवाल मिलते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो हमें चार्ज डेंसिटीज कांस्टेंट ही मिलती है, लेकिन वेरिएबल के भी सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये होगी दूसरे टाइप की।
तीसरे टाइप की जो चार्ज डेंसिटी है वो कौन सी है? द थर्ड टाइप चार्ज डेंसिटी इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसे डिनोट किया जाता है किससे? रो। एंड what is its meaning? Its meaning is the charge per unit volume. The charge per unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा वो कहलाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एंड दिस इज बेसिकली रो, एंड रो इज Q डिवाइड बाई V. व्हाट इज द यूनिट? कूलम्ब पर मीटर क्यूब. एंड वेन एवर एनी वॉल्यूमेट्रिक शेप इज गिवन अदर देन द कंडक्टिंग बॉडीज, कंडक्टिंग बॉडीज पे तो मैंने बोला ना कौन सा आएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग वॉल्यूम वाली चीजें होती है, सॉलिड चीजें होती है, जैसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके में कौन सा होगा? उसमें होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके एग्जांपल्स, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बॉडीज। सॉलिड बॉडीज मतलब उनके अंदर भी मास होना चाहिए। जैसे एक होलो स्फीयर ले लिया सपोज, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, उसका मतलब क्या है? उसके अंदर तो मास ही नहीं है। जैसे प्लास्टिक के बॉल होते हैं ना, तो प्लास्टिक के बॉल के अंदर मास नहीं रहता, तो आप उसे चार्ज दोगे तो रहेगा तो सरफेस पे ही। तो जो होलो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज हैं, भले ही होलो नॉन कंडक्टिंग प्लास्टिक की बॉल, तो उस पर चार्ज तो सरफेस पे रहेगा, तो उसमें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। लेकिन अगर वही बॉल प्लास्टिक की सॉलिड हो तो उसके अंदर भी तो चार्ज रह सकता है, क्योंकि अंदर क्या है? मास। तो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, सॉलिड बॉडीज, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और कोई भी शेप हो, नॉन कंडक्टिंग अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक शेप दिए गए हैं, और वॉल्यूमेट्रिक में भी सॉलिड, जैसे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कोन, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कोन अगर ये दे दिया जाता मान लो, तो इसके अंदर भी तो क्या होता है? इसके अंदर भी तो क्या होता है? मास होता है। तो इसके मतलब इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ये कंडक्टिंग कोन होगा, तो भले ही सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग कोन होगा, तो फिर चार्ज अंदर नहीं रह सकता, वो कहाँ पे रहेगा? सरफेस पे। ये प्रॉपर्टीज होती है कंडक्टर्स की, वो अपन बाद में देखेंगे। तो वी हैव दीज थ्री टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। द फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द सेकंड वन इज एरियल और सुपरफिशियल और एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, और द थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। एंड दीज थ्री टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशंस इन जनरली गिवन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशंस। क्लियर? तो ये चार्ज कॉन्फिगरेशंस की वजह से अपन क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और उन पॉइंट्स पे जब आपको एक बार वंस यू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू विल बी कैपेबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दोज इलेक्ट्रिक फील्ड्स। Clear? So this is all about the charge distributions. Already we have calculated the electric field due to a point charge. What is the formula of the electric field due to a point charge? That is kq upon r square. And the direction is away from the charge if the charge is positive, and towards the charge if charge is negative. Clear? Thank you.